नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में हुए विभिन्न जनजातीय आंदोलनों के बारे में। हम सभी जनजातीय आंदोलनों के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे हैं और ये एक बहुत गहराई वाला विषय है, लेकिन हम उन जनजातीय आंदोलनों पर बात करेंगे जो थोड़े महत्वपूर्ण हैं और जिन पर अक्सर यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनजातीय आंदोलन क्यों हुए? तो यहाँ पर खुद कास्ट या खुद कटीय अधिकारों की समाप्ति। खुद कास्ट का मतलब होता है कि जो जनजाति होती है वह खेती अपने हिसाब से अपने तौर तरीकों से करती है और साथ ही साथ उनके जो जनजातीय नियम होते हैं वो खुद तय करते हैं कि उनके सामाजिक नियम किस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि जनजातीय नियमों पर बार बार लाने का प्रयास करती है, जंगलों के वन कानून बनाकर जनजातियों को कंट्रोल करने का प्रयास करती है और जो सामान्य शहरी और ग्रामीण लोगों पर वो नियम लागू करते हैं वही नियम वह जनजातीय लोगों पर भी लागू करने का प्रयास करती है। और आज भी हम देखते हैं कि जनजातियों पर सरकार कम से कम कंट्रोल रखने का प्रयास करती है और उनके हितों के संरक्षण के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि जनजातीय अपने जीवन में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। उन्हें बस चाहिए कि उनके सामाजिक नियम, उनका समाज वो खुद तय करे कि किस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो ये यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने जनजातियों को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो बाहरी शोषक वर्ग थे, दीकू वर्ग, जिन्हें वो दीकू कहते थे, चाहे वह अंग्रेज हो कोई भी हो, जो बाहरी लोग थे शोषणकर्ता, उन्हें वह दीकू कहते थे। तो बाहरी शोषक वर्ग के अत्याचारों से भी यहाँ पर वह परेशान हो गए थे, चाहे वह जमींदार हो, कंपनी के अधिकारी हो, व्यापारी या साहूकारी वर्ग हो। वह जंगलों से अच्छी अच्छी चीज़ें जिनकी कीमत काफ़ी ऊंची होती थी उन्हें वह जुटाते थे, शहद हो या फिर और भी जंगली चीज़ें हों। और ये साहूकार वर्ग या फिर जमींदार वर्ग बहुत ही सस्ते में उनसे कौड़ियों के दाम में उनसे वो चीज़ें खरीद लेते थे और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े ऊंचे दामों में बेच देते थे। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनसे सस्ते दामों में सामान खरीदती थी और वही सामान फिर बाहर विदेशों में बहुत ऊंची कीमतों में बिकता था। तो इससे क्या होता था कि ये पूरी मेहनत करते थे लेकिन उससे भी इनका जीवन यापन नहीं हो पाता था। ईसाई मिशनरी अलग इनको परेशान करने में लगे थे, क्योंकि जनजातियों में जो एजुकेशन लेवल रहता है, शिक्षा का स्तर रहता है, वो उतना उठा हुआ नहीं रहता। तो इनको बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। अब आप पढ़े लिखे नहीं हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि सब आप 4 अक्षर पढ़ सकते हैं, आपको नियम कानूनों की समझ है। पढ़े लिखे ना होने का ये मतलब होता है कि आपको नियम कानूनों की समझ नहीं है, लेकिन कोई बताएगा और आपके कानों तक पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको शब्द भले ही देखने में ना समझ में आए लेकिन उसके बावजूद आप एक इंसान तो है, आपके अंदर फीलिंग्स तो है। तो यहाँ पर ये मिशनरी जो होते थे वो ज़बरदस्ती इनको बहला फुसला कर धर्मांतरित करने का प्रयास यहाँ पर करते थे। जबकि ये जो थे ये जो आदिवासी लोग, ये अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर लगाव था। तो जब बार बार इनके ऊपर ये प्रयास हुए कि धर्मांतरित हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, तो यहाँ पर इनका जो ज्वालामुखी था वो फूट गया और यहाँ पर विद्रोह शुरू होते हैं। अब प्रकृति जो इनकी होती है, अब ये हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर रहता है वह थोड़ा कम रहता है। आज भी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम होता है। तो यहाँ पर किसान जो होते हैं जिनके अंदर राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था, जिनको पता था कि हमको विद्रोह कहाँ करना है, कैसे करना है, हमको हिंसा हिंसा किसका साथ देना है। तो जहाँ पर 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन हैं वो होते हैं हिंसक तरीके से, वहीं 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों में पूरी तरह से राजनीतिक चेतना का विकास हो जाता है। उन्हें पता हो जाता है कि हमें किसका विरोध करना है, किसका नहीं करना, तो वहाँ पर हिंसक तरीके से सामान्य रूप से अपनी मांग रखते हैं और बिना किसी खून खराबे के वहाँ पर उनकी मांग पूरी होने की संभावनाएं भी बढ़ती है। इससे किसानों को कम से कम नुकसान होता है, जबकि आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनके ज़्यादातर आंदोलन हमें हिंसक देखने को मिलते हैं और इनका स्वरूप वर्गीय न होकर जातीय होता है। जैसे हम देखते हैं किसान एक वर्ग है, जैसे जमींदार एक वर्ग है, अंग्रेज अधिकारियों का एक वर्ग है, सैनिक एक वर्ग है। तो ये जो ये बंटवारा हुआ है
एक पेशे यानी कि एक व्यवसाय से जुड़े लोग यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं। जैसे वकील लोग हड़ताल करते हैं तो वकील वर्ग की हड़ताल हो रही है। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो नगर निगम वर्ग के कर्मचारी हड़ताल करते हैं। लेकिन जनजातियों में क्या होता है, जो उनकी जाति होती है उसके आधार पर विद्रोह करते थे वो। जैसे पटेल समाज ने विद्रोह किया, या फिर चौधरी समाज ने आंदोलन किया, या फिर जो क्या बोलते हैं, सलमान खान अगर आंदोलन कर रहा है और उसके समाज के लोग उसके साथ खड़े हैं तो कहेंगे कि खान लोगों का यहाँ पर विद्रोह हो रहा है। तो इसी तरह जनजाति वर्ग वर्ग ना होकर इन्होंने जाति के रूप में किया, क्योंकि ये किसी पेशे से खासतौर पर जुड़े नहीं थे। ये खेती किसानी, जंगलों से चीज़ें एकत्रित करना, उन्हें बेचना, और इस तरह से इनका जीवन यापन चलता था। तो जैसे हम देखते हैं कि मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, इस तरह से ये जनजाति, पूरी जनजाति मिलकर यहाँ पर विद्रोह करती थी। अब यहाँ देखिए कि ज़्यादातर जनजाति आंदोलन शोषक के साथ साथ धार्मिक व सामाजिक सुधार के लिए भी हुए थे। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमको किसान आंदोलन में देखने को नहीं मिलता। किसान वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन धर्म या समाज में सुधार को लेकर उनके कोई प्रयास हमें देखने को नहीं मिलते। जबकि यहाँ पर ये न केवल अपने शोषक वर्ग के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, बल्कि इनका उद्देश्य है कि हमको यहाँ पर जो हमारे समाज में, हमारे धर्म में बुराइयां हैं, हमें उनको दूर करने के लिए भी प्रयास करना है। जबरन बेगार करवाना, बेगार क्या होता है तो मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप मुझसे मिलने आए कि भैया तुम्हारे नोट से हमको थोड़ा बहुत हेल्प मिला, तो यहाँ तुम मुझसे मिलने आए। अब मैंने बोला तुम कितने बजे आए हो, तुमने बोले मैं 9 बजे आया हूँ। चलो ठीक है, मैंने बोला आज मेरी शादी है, तुम यहाँ पर 9 बजे से तुम रात के 10 बजे तक केटरिंग का काम कर लो, ठीक है। अब तुम्हारे हाथ मैंने केटरिंग का काम करवा लिया। अब मैंने बोला हो गया काम, आपने बोला हो गया काम, तो मैंने आपको 1 रुपए भी नहीं दिया और ज़बरदस्ती आपसे काम भी करवा लिया। ये होता है बेगार, कि आपसे मजदूरी तो करवाई गई लेकिन मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया गया, किसी भी माध्यम से नहीं चुकाया गया। मैंने आपको चाय पीने के लिए तक नहीं कहा, मैंने आपको खाने पीने के लिए तक नहीं कहा। मैंने बोला हो गया काम, ठीक है अब जाओ अपने घर पढ़ाई करो। तो ये इस तरह की यहाँ पर चीज़ें होती है। एक एग्जाम्पल है भैया, बुरा मत मानना। बस ये बेगार समझाने का तरीका था कि आप कहीं पर काम करने जाएं, आप पूरा काम करें लेकिन उसके बदले आपको आपकी श्रमिक ना मिले, आपको आप पारिश्रमिक ना मिले, आपको पैसे ना मिले, तो वहाँ पर होता है बेगार। तो यहाँ पर आंदोलनों की देखते हैं तो सबसे शुरुआती आंदोलनों में होता है चुआर आंदोलन, मिदनापुर बंगाल। अब जो बंगाल क्षेत्र है ये काफ़ी घने जंगलों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो किसान आंदोलन भी हमें यहाँ देखते हैं कि बंगाल क्षेत्र में हो रहा है। हम रेनेसां पुनर्जागरण में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय वगैरह इसी क्षेत्र से हैं। हम जनजातीय आंदोलन की शुरुआत भी देख रहे हैं तो इसी क्षेत्र में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआती तौर पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जहाँ पर स्थापना की अपने क्षेत्रों की, वह बंगाल था। सबसे पहले उनके अत्याचारों की शुरुआत जहाँ पर हुई वह भी बंगाल था। यही कारण है कि जो उनकी प्रेसिडेंसी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा हमको आंदोलन देखने को मिलते हैं, चाहे वह कलकत्ता जो बंगाल प्रेसिडेंसी हो, या फिर आगे चलकर हमको महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादा आंदोलन देखने को मिलते हैं। क्यों? बम्बई प्रेसिडेंसी। फिर हमको मद्रास क्षेत्र में आंदोलन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी। क्योंकि जहाँ जहाँ इनके ज़्यादा फैलाव थे अंग्रेज़ों के सीधे तौर पर, वहाँ पर इन्होंने सीधे तौर पर ज़्यादा अत्याचार किए, इसीलिए हम वहाँ पर ज़्यादा विद्रोह देखने को देखते हैं। तो यहाँ पर मिदनापुर बंगाल 1762 से 72, 1795 से 1816 ईस्वी, और इस समय पर ये गवर्नर रहता है रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल यहाँ पर कॉर्नवालिस और बेलेजिली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो वॉरेन हेस्टिंग्स है 1773 से 1784 के आसपास तक जो आता है, वो भी यहाँ पर एक गवर्नर जनरल रहता है जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में एक बात भी ध्यान रखना कि वह आखिरी गवर्नर रहता है बंगाल का और पहला गवर्नर जनरल होता है। ये रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर होता है, ना कि गवर्नर जनरल। अब इस चुआर आंदोलन के क्या कारण थे? तो इस आंदोलन का कारण 1760 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में पड़े भीषण अकाल, राजस्व की अधिक दर व आर्थिक शोषण इसका कारण था।
अब यहाँ पर चुआर जनजाति ने इस विद्रोह में आत्मविनाश की युद्ध पद्धति अपनाई। अब आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है कि आत्मविश्वास का मतलब होता है कि यह मान लेना कि या तो मरेंगे या मारेंगे। तो यहाँ पर आत्मविनाश की इस पद्धति को ये अपनाते हैं, जहाँ पर ये पूरा रुद्र रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि भाई या तो अब हम शोषक वर्ग का सत्यानाश कर देंगे, पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, या फिर हम इस विरोध में खुद ही मर जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर आंदोलन इनका होता है। हालांकि जनजातीय आंदोलन बहुत कम सफल होते हैं क्योंकि ये हिंसक होते हैं और ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें दबा दिया जाता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं दूसरा एक प्रमुख विद्रोह पहाड़िया विद्रोह संथाल क्षेत्र में होता है और 1772 से 1780 के बीच में यह होता है। इसका कारण होता है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह प्रारंभ होता है। 1780 के बाद महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब सरकार ने इस विद्रोह का दमन किया और 1824 ईस्वी में पहाड़िया जनजाति क्षेत्र को दामिन ए कोहो यानी कि सरकारी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया। अब आगे होता है तिलका मांझी विद्रोह और ये संथाल क्षेत्र में होता है। अब ये संथाल क्षेत्र जो बिहार, उत्तराखंड, झारखंड वगैरह है, इन क्षेत्रों में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र, उत्तराखंड तो इधर बहुत ऊपर में आ जाता है, उसमें नहीं है। तो बिहार झारखंड क्षेत्र में जो नागपुर की पहाड़ियाँ हैं, राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र, तो वहाँ पर ये ज़्यादा जनजातियों का निवास हमें देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ही घने जंगल इधर पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, पहाड़ियों में। तो यहाँ पर हमें जनजातीय आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोहे की बहुत सारी, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वह खदानों के लिए ही जाना जाता है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसके बेल्ट आते हैं। तो यहाँ पर खनिज पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो सरकार होती थी वो ज़्यादा कंट्रोल करती थी और उस कंट्रोलेशन में जो जनजातीय क्षेत्र थी वो यहाँ पर बीच में आ जाते थे। तो जनजातीय क्षेत्र फिर यहाँ पर विद्रोह करते थे। तो हम देखेंगे कि संथाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विद्रोह हमको जनजातियों के देखने को मिलते हैं। अब तिलका मांझी का विद्रोह होता है 1783 में। 1783 के समय पर वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होता है, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर भी होता है। अब तिलका मांझी संथाल क्षेत्र में विद्रोह करते हैं और तिलका मांझी के नेतृत्व में ही यह विद्रोह होता है, इसीलिए इस विद्रोह को तिलका मांझी विद्रोह भी कहते हैं। अब 1784 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके सहयोगियों ने भागलपुर पर आक्रमण कर ऑगस्टस इवलैंड को घायल कर दिया, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। तिलका मांझी को सर आयरकुट इस विद्रोह को दबाते हैं और तिलका मांझी को गिरफ्तार कर यहाँ पर सर आयरकुट द्वारा फांसी दिलवा दी जाती है। तो यहाँ पर इस तरह एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर खासी विद्रोह हमको मतलब एक लंबे टाइम तक ज़्यादा जनजातीय आंदोलन देखने को नहीं मिलते हैं। फिर ये हमको देखने को मिलते हैं 1830 से 35 के दौरान। और हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंक की काफ़ी उदार नीतियाँ थी, इसके चलते यहाँ पर हमें बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। और ये विद्रोह का कारण ये भी था कि इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस पहले जेली और हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरलों की जो उग्र नीतियाँ थी, उनके कारण भी यहाँ पर जनता, जमींदार और कई छोटे राजा परेशान थे। तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर विद्रोहों का समर्थन कर रहे थे। यहाँ पर खासी विद्रोह 1830 से 35 ईस्वी विलियम बेंटिंक इस समय पर गवर्नर जनरल होता है और यह बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया जाता है। किसको? विलियम बेंटिंक को। तो यह बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल होता है और भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। तो यहाँ पर जैंतिया क्षेत्र असम, वर्तमान का मेघालय क्षेत्र में यह होता है और ब्रिटिश सरकार द्वारा जैंतिया क्षेत्र को जीतने के बाद सरकार द्वारा मार्ग निर्माण में जनजातियों से बेगार करवाया जाता है। वही बेगार कि काम करवा रहे हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में जो नानपुर शासक होते हैं, तीरथ सिंह यहाँ पर विद्रोह करते हैं।
तो फिर यहाँ पर इनका विद्रोह होता है। हालांकि मैं वही बता रहा हूँ कि ये विद्रोह होते हैं लेकिन इनको दबा दिया जाता है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों जैसी बड़ी शक्ति के सामने अगर आप विद्रोह कर रहे हैं तो आप में भी करेज है, आप में भी हिम्मत है, इसीलिए आप विद्रोह कर रहे हैं। और ऐसे ही छोटे मोटे आंदोलन, ऐसे ही विद्रोह आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानियों के मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं और फिर और ज़्यादा उग्र रूप में होते हैं और फिर हमको स्वतंत्रता मिलने की ओर होती है। अब कोल विद्रोह हम देखते हैं 1831 से 32 के बीच में, और इस समय पर गवर्नर जनरल होता है बेंटिंग, वही विलियम बेंटिंग, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल होता है। अब कोल छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड क्षेत्र में होता है। अब इस विद्रोह के कारणों की बात करें तो कोलों की भूमि को छीनकर मुस्लिम किसानों और सिखों को दे दिया जाता है। इसके विरुद्ध सुरंगा एवं सिंह राय के नेतृत्व में विद्रोह होता है और विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश शासन ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए और कोल जनजाति के लिए एक अलग कोहलान स्थापित किया। तो कुछ सफल विद्रोहों में यह कोल विद्रोह भी होता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को इनकी बात माननी पड़ती है और इनके सामने झुकना पड़ता है। अब विद्रोह की समाप्ति के बाद एक कोहलान क्षेत्र बना रहे कोलों के लिए। गोंड विद्रोह यहाँ पर होता है 1833 में, और इस समय पर गवर्नर जनरल वही विलियम बेंटिंग होता है। और संबलपुर बिहार क्षेत्र में यह गोंड विद्रोह होता है और स्थानीय रानी मोहन कुमारी द्वारा उच्च जातियों के प्रति, जो उच्च जाति होती है उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण विद्रोह करती है कि भैया जो उच्च जाति है वो काफ़ी ज़्यादा छुआछूत और जाति प्रथा यहाँ पर मान रहे हैं। विद्रोह में बलभद्र दाऊ भी नेतृत्व करते हैं और इस विद्रोह को राजकुमार सुरेंद्र शाही ने भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया था। और फिर यहाँ पर जो सुरेंद्र शाही होते हैं वह 1857 की क्रांति में भी इस क्षेत्र से भाग लेते हैं। कोंड विद्रोह यहाँ पर 1837 से 1856 ईस्वी होता है। मध्य भारत में यह होता है और इनके नेता रहते हैं चंद्र बिसोई, राधा कृष्ण दंडसेन प्रमुख इनके नेता होते हैं। अब इन विद्रोह से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो जो बड़े विद्रोह हैं जैसे हमने अभी पढ़ा कोल विद्रोह जो कि एक सफल विद्रोह था, तो इनसे कुछ बड़े प्रश्न बन जाते हैं, थोड़े मतलब 2-3 लाइन वाले। लेकिन जो छोटे प्रश्न जैसे खोंड विद्रोह हुआ तो इससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, या तो इसका क्षेत्र पूछा जा सकता है, या ये कब हुआ ये पूछा जा सकता है। एक तरफ 3-4 विद्रोह दिए होंगे, दूसरी तरफ उनके शुरू होने की तिथि आपसे पूछ ली जाएगी, सन पूछेंगे, प्रॉपर तिथि भी नहीं पूछेंगे, और इनके नेता भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनते ना कि बहुत डीप में। अब देखो संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1855-56 में डलहौजी इस समय पर गवर्नर जनरल होता है और संथाल हुल विद्रोह इसको भी कहते हैं। तो यह संथाल विद्रोह भी एक काफ़ी बड़ा और व्यापक विद्रोह होता है और यह एक सफल विद्रोह होता है। और डलहौजी जो कि 1848 से 1856 के आसपास ये गवर्नर जनरल रहता है, 54 या 56 के आसपास ये गवर्नर जनरल रहता है। तो इसके समय पर बहुत ही अव्यवस्था हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये हड़प नीति इसकी जो रहती है तो यह किसी भी लेवल तक किसी भी क्षेत्र को मिलाने के लिए नीचे गिरने को तैयार रहता है। अब संथाल क्षेत्र राजमहल व भागलपुर पहाड़ी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बिहार झारखंड क्षेत्र है वो उधर साइड में ये हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि इनके जो नेता होते हैं वो होते हैं सिद्धू व कान्हू, 2 भाई रहते हैं और इनके 2 और भाई और 2 बहनें, ये सब मतलब बहन भाई मिलकर यहाँ पर विद्रोह करते हैं। इनकी 2 बहनी होती हैं चांद भैरव, और मतलब 2 और भाई होते हैं चांद और भैरव, और 2 और बहनें होती हैं फूलो और झानू। अब 6000 से अधिक संथालों ने सिद्धू और कान्हू का नेतृत्व में विद्रोह किया। मेजर बर्ड द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया और विद्रोह के दमन के बाद सरकार ने 1855 में रेगुलेशन 38 के माध्यम से संथाल जनजातियों को, जो संथाल जनजाति हैं उनके क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया और इसे संथाल परगना नाम दिया गया और इस क्षेत्र में संथालों की परंपरा और अधिकारों को मान्यता दी। तो कह सकते हैं कि कोल विद्रोह के बाद एक सफल विद्रोह यह भी था जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था। अब नायकदा विद्रोह 1868 में होता है और यह गुजरात क्षेत्र में होता है।
धर्म राज्य क्षेत्र की स्थापना के उद्देश्य से विद्रोह होता है और इनके नेता होते हैं रूप सिंह और जोड़िया भगत। पुलिस थानों पर यह आक्रमण करते हैं, हालांकि बाद में इनका दमन हो जाता है। फिर कच्छ नागा विद्रोह होता है 1882 में, और लॉर्ड रिपन इस समय पर गवर्नर जनरल रहता है, वायसराय रहता है, क्योंकि 1858 के घोषणा पत्र के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है, लेकिन आमतौर पर गवर्नर जनरल शब्द का भी इस्तेमाल होता है। अब कच्छ नागा विद्रोह 1882 ईस्वी, इनके नेता रहते हैं जादूगर शंभुदान ओंगुलो। ये कहते हैं कि मैंने अपने अनुयायियों को ऐसा बना दिया है कि उन पर पुलिस की गोली का भी असर नहीं करेगी, उन पर पुलिस की गोली है वह भी असर नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर ये अपने जो अनुयायी है उन्हें इतने आत्मविश्वास में ले लेते हैं कि वो इनके दम पर पुलिस की बंदूकों के सामने खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। फिर मणिपुर विद्रोह होता है, यहाँ पर नागा जनजाति विद्रोह करती है और 1891 में ब्रिटिश सरकार मणिपुर राज्य को जीत लेती है और इसी के साथ में जनजातीय और सरकारों के बीच में तनाव शुरू हो जाता है। तो जो ब्रिटिश सरकार होती है मणिपुर को जीतने के बाद में वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल करने का प्रयास करती है। हालांकि उनके प्रयास बहुत ही गलत होते हैं, लेकिन वो करती है। तो यहाँ पर इनके नेता रहते हैं जादोदान। तो जब जादोदान विद्रोह करते हैं लेकिन उनको पुलिस कर लेती है यहाँ पर गिरफ्तार, तो उनकी छोटी बहन रानी गेदेनलिऊ आगे जाकर विद्रोह का नेतृत्व करती हैं और इनकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बाद में इनको रानी की उपाधि दी जाती है गेदेनलिऊ जी को। और 1947 तक फिर आगे गेदेनलिऊ उम्र कैद की सज़ा काटती है और जब देश आज़ाद होता है तब इनको रिहा किया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थानीय जनजाति के को कर देने पर मजबूर करने पर जादोनान के नेतृत्व में जालियान ग्राम आंदोलन चलाते हैं जादोनान, और यह आंदोलन प्रारंभ में हिंसक था। 1925 ईस्वी में जादोनान ने ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने के लिए नागा जनजाति के युवकों के साथ लेकर हिंसक आंदोलन शुरू किया और 1930 ईस्वी में जादोनान को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व जादोनान की छोटी बहन गेदिनलिऊ करती है और इस समय आंदोलन पर गांधी जी का उनके विचारों का प्रभाव था, उसके चलते यह आंदोलन अहिंसक आंदोलन में बदल जाता है। गेदिनलिऊ ने जादोनान की मान्यताओं के आधार पर नागाओं में सुधार हेतु हेरका पंथ चलाया और सरकार ने गेदिनलिऊ को गिरफ्तार कर 1932 ईस्वी में जेल भेज दिया, जिन्हें आज़ादी के बाद 1947 में रिहा किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने गेदेनलिऊ को रानी की उपाधि दी और उनके बारे में काफ़ी कहा कि भैया बहुत ही ये एक 23-24 साल की उम्र में आप ऐसा कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बिरसा मुंडा का विद्रोह उलुगान, ये महान हलचल भी कहलाती है। उलुगान का मतलब होता है महान हलचल। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुधार का ये आंदोलन था और हम यहाँ पर ज़्यादातर आंदोलनों में देख रहे हैं जो बड़े आंदोलन हैं, ये न केवल जो शोषक वर्ग है उनके खिलाफ है, बल्कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सामान्य आंदोलनों की तुलना में एक प्लस पॉइंट जनजातीय आंदोलनों में हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये अपने समाज और अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए भी यह प्रयास कर रहे हैं, जबकि अक्सर अन्य आंदोलन में ऐसा नहीं होता था। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को परमेश्वर के दर्शन होते हैं और स्वयं को वह देवदूत घोषित करते हैं। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया छोटा नागपुर क्षेत्र में, और इस विद्रोह के तुरंत बाद सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बन जाते हैं और उन्होंने सोम मुंडा के नेतृत्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया तथा दोनका मुंडा के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा का आंदोलन शुरू होता है और पुलिस थाने, चर्च, ब्रिटिश संस्थाओं पर हमले होते हैं। चर्च पर इसलिए भी होता है क्योंकि मुंडा शुरुआत में मिशनरी स्कूल में पढ़े होते हैं अपने बचपन में, और इनके द्वारा जो शोषण पद्धति चलाई जाती है उससे वह रूबरू थे और वह यह जानते थे कि जो चर्च है वह जो
अंग्रेज हैं उनके शोषण तंत्र का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि जनवरी 1900 में 9 जनवरी को सैल रकाब पहाड़ी पर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एकत्रित हुए मुंडाओं पर पुलिस ने आक्रमण किए, जिसमें अनेक आदिवासी मारे जाते हैं। जून 1900 में यानी कि इस समय पर जो मुंडा होते हैं बिरसा मुंडा जी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1900 ईस्वी में जेल में हेजे से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा एक ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्हें जनजाति, जो मुंडा जनजाति है, ना केवल मुंडा जनजाति बल्कि सभी आदिवासी अपना भगवान मानते हैं। इन्हें बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है और इन्हें भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर का दर्जा पाते हैं, उनमें से एक है बिरसा मुंडा। और कहते हैं कि इनके अंदर काफ़ी चमत्कारिक शक्तियाँ थी, ये लोगों को बहुत जल्द ठीक कर देते थे और ये खुद को भगवान का दूत बताते थे। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति रहे और फिर बाद में चलकर इनके प्रयासों से सरकार ने 1900 मतलब इनने जो क्रांति की थी उसके परिणाम स्वरूप बाद में 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित कर मुंडा क्षेत्र में खुद काटिए, मतलब कि आप अपने नियम खुद बनाइए और अब हम जबरन बेगार भी आपको नहीं करवाएंगे। और इन सारी चीज़ों को ये जबरन बेगार ना करवाने पर ये मान्यता देते हैं कि अब आपसे कोई जबरन बेगार नहीं करवा सकता। अब आप मुंडा जनजाति के नियम खुद मुंडा लोग तय कर सकते हैं कि आपके नियम क्या होंगे। अब उरांव आंदोलन होता है 1913 ईस्वी में और इनके नेता रहते हैं जतरा भगत। 1920 में आंदोलन ताना भगत आंदोलन में बदल जाता है। रंपा विद्रोह होता है 1916 से 1918 ईस्वी आंध्र क्षेत्र में और हिंसक आंदोलन यह होता है और इनके नेता रहते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। और इन्हीं के ऊपर हम देखते हैं कि आरआर मूवी इन पर बनी है और अल्लूरी सीताराम राजू का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वह प्ले करते हैं रामचरण। आपने देखा होगा उसमें एक पुलिस कैरेक्टर होता है जो बाद में लोगों के लिए यहाँ पर लड़ने का प्रयास करता है। तो आरआर मूवी इस पर बेस्ड है, जो कि वहाँ पर से आप और अच्छे से इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्रांतिकारी या फिर अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हर तरफ से प्रयास शुरू हो रहे थे। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में या फिर दक्कन के क्षेत्र में या फिर दक्षिण भारत में ज़्यादा या फिर उत्तर भारत में या राजस्थान के क्षेत्र में हमें ज़्यादातर ऐसे विद्रोह देखने को क्यों नहीं मिलते। तो ये विद्रोह वहीं पर होते हैं जहाँ पर जनजातियों की घनत्व ज़्यादा होता है और मध्य प्रदेश में जनजातियों का घनत्व ज़्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जमींदार और शोषक वर्ग की उतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे हम बंगाल बिहार क्षेत्र में देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के आने से पहले से ही जमींदारी व्यवस्था अच्छे से बनी हुई थी, है ना। तो जहाँ पर जमींदारी व्यवस्था मजबूती से थी, अंग्रेज़ों ने उन्हीं जमींदारों के माध्यम से टैक्स कलेक्ट करने का प्रयास किया और उन जमींदार और उनके सूदखोरों ने यहाँ पर लोगों को लूटने का प्रयास किया, इसलिए उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। यही कारण है कि बंगाल क्षेत्र में हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मद्रास क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था नहीं देखते। वहाँ पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमींदार वर्ग नहीं है। हम मध्य भारत क्षेत्र में क्या देखते हैं? महलवाड़ी व्यवस्था की, जो छोटे बहुत ही छोटे जमींदार टाइप के लोग हैं जिनके अंडर में 10-20 गांव हैं, वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करके हमको देंगे, महाल उनको कहते थे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो कई सारी चीज़ें, जोग्राफिकल चीज़ें जब आप समझते हैं तो भी आपको पता लगता है कि आंदोलन यहीं क्यों हुआ, ये दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ। तो इतिहास को अलग अलग माध्यमों से पढ़ने का प्रयास करिएगा, इससे आपको मज़ा आएगा, रोचकता आएगी और आपको अपने विषय से प्यार होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।